रोशनी के उस घर में आने की वजह से मालती जी और एडवोकेट वर्मा के बीच में काफ़ी नोकझोंक होती है। रोशनी को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, लेकिन एडवोकेट वर्मा रोशनी के बारे में कुछ गलत सुनने से इनकार कर देते हैं। रोशनी को इन सबसे बहुत बुरा लगता है। वो एडवोकेट वर्मा से कहती है, इस घर में नहीं रहेगी क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से उनकी फैमिली खराब हो। वह कहते हैं, तुम परेशान मत हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं मालती को समझा दूंगा और अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा कहीं भी। और तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक मैं सब कुछ तुम्हारी लाइफ में ठीक नहीं कर देता। रोशनी ये सुनकर रहने के लिए मान जाती है। अभिमन्यु समीर को रोशनी के साथ हुए धोखे के बारे में सब कुछ बताता है और वरुण से उसकी मुलाकात हुई इसके बारे में भी वह कहता है। ये सब सुनकर समीर भी काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वह कहता है, अब तो हमें रोशनी का साथ देना ही चाहिए। वह बहुत घटिया है और रोशनी को सपोर्ट की ज़रूरत है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अभी कुछ सोचकर परेशान होने लगता है। समीर कहता है, मैं जानता हूँ कि तेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन तू समझ कि रोशनी ने झूठ बोला क्योंकि वह परेशान थी, डर में थी। हमें उस बात को भूलकर उसकी मदद करनी चाहिए। अभी कहता है, मैं उसे उसके झूठ के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा, लेकिन उसकी मदद मैं ज़रूर करूँगा। समीर और अभिमन्यु एडवोकेट वर्मा से मिलते हैं और वह लोग उन्हें यह विश्वास भी दिलाते हैं कि वह इस केस में उनकी पूरी मदद करेंगे, लेकिन जिस तरह की मदद की ज़रूरत होगी वह सब उन्हें देंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि रोशनी कोर्ट में ये केस जीत जाए। कोर्ट की हेयरिंग के लिए रोशनी एडवोकेट वर्मा के साथ कोर्ट आ जाती है। वह कोर्ट रूम के अंदर समीर और अभिमन्यु को उनसे मिलते हुए देखती है तो वह काफ़ी हैरान हो जाती है क्योंकि उसे उन दोनों के वहाँ आने के बारे में बिल्कुल कुछ पता नहीं होता है। वह एडवोकेट वर्मा की तरफ देखती है तो वह हल्का मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ये लोग तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर आए हैं। रोशनी ये सुनकर खुश हो जाती है। वह समीर और अभी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अब मनु रोशनी की तरफ देखता तक नहीं है। कुछ ही देर में कोर्ट की हेयरिंग शुरू हो जाती है। वरुण का वकील कहता है, आज की कार्रवाई शुरू होने से पहले मैं कोर्ट से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपने जो पिछला फैसला दिया था कि रोशनी जी महीने में एक दिन बच्चे को देख सकती हैं, इसको रद्द कर दिया जाए क्योंकि इससे बच्चे की जो माँ है शेफाली जी, उन्हें मानसिक पीड़ा होती है। जब वह ऐसा देखती हैं उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने उस बच्चे को जन्म नहीं दिया है और उस पर किसी और का हक है, जो कि उनके लिए ठीक नहीं है और ऐसा उनके डॉक्टर ने भी कहा है। उसकी रिपोर्ट भी हम यहाँ पर लेकर आए हैं और हमने कोर्ट में उसे जमा करा दिया है। रोशनी ये सुनकर घबराने लगती है और एडवोकेट वर्मा की तरफ देखती है, लेकिन वो जज की तरफ देख रहे होते हैं। रोशनी का मन बेचैन होने लगता है। जज उसकी रिपोर्ट को देखते हैं और एडवोकेट वर्मा से कहते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? एडवोकेट वर्मा कुछ सोचकर खड़े होकर कहते हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। मैं एक वकील हूँ और मेरी पहली जिम्मेदारी मेरी क्लाइंट की तरफ है, लेकिन किसी इंसान की भावनाओं की कदर करना मेरी इंसानियत की पहचान है, और वो भी जब एक माँ की भावना की बात हो। इसलिए मैं भी इसका समर्थन करूँगा। जज हैरान होते हैं और कहते हैं, लेकिन पिछले हियरिंग में तो आपने ही इसके लिए रिक्वेस्ट की थी ना? एडवोकेट वर्मा कहते हैं, जी मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैंने तभी इसके परिणाम नहीं समझे थे, लेकिन एक बच्चे की माँ की भावनाओं को किसी और से खतरा है तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। रोशनी, अभिमन्यु और समीर तीनों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि एडवोकेट वर्मा ऐसा कैसे कर सकते हैं। वह रोशनी के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हैं। जब कोर्ट की तरफ से फैसला आया था कि रोशनी उससे महीने में एक बार मिल सकती है, तब रोशनी कितनी खुश हो गई थी, और आज वह इस तरह से उस फैसले को रद्द करवा रहे हैं। कोर्ट अपना पिछला फैसला रद्द कर देती है और रोशनी को बच्चे से मिलने की जो परमिशन दी थी उसको कैंसिल कर देती है और अगली हेयरिंग से रोशनी पर केस चलाने का ऑर्डर देती है। रोशनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब मन्नू काफ़ी गुस्सा होता है। एडवोकेट वर्मा बिना उन लोगों को कुछ कहे हुए रूम से बाहर निकल जाते हैं। वो बाहर आकर किसी को कॉल कर रहे होते हैं। अभी गुस्से से उनके पास जाता है और कहता है, ये क्या किया आपने? आपको इंसानियत सिर्फ किसी और के लिए दिखाई दी, रोशनी के लिए आपको कोई इंसानियत नजर नहीं आई। वह उस बच्चे को सिर्फ देखकर ही खुश थी, और आज अपोजिशन ने यह कहा और आपने मान लिया। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? तब तक रोशनी भी वहां पर आ जाती है। वो आंखों में आंसू लिए कहती है, जरूर अंकल की कोई मजबूरी रही होगी, आप प्लीज उनके साथ ऐसे बात मत कीजिए। अभी रोशनी को घूरते हुए कहता है,
मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं तुमसे पूछकर किसी से बात करूंगा। एडवोकेट वर्मा हाथ जोड़कर कहते हैं, रोशनी मुझे माफ कर दो, मैं लाचार था, वरना मैं ऐसा नहीं करता। वह लोग पलक को नुकसान पहुंचाते अगर मैं ऐसा नहीं करता तो। वह पलक के कॉलेज में थे और मैं उसे कुछ होते हुए नहीं देख सकता हूँ। एक पिता एक वकील के आगे हार गया। मुझे माफ कर दो। रोशनी ये सुनकर और हैरान हो जाती है। वह उनको कुछ कहती तभी वहां पर वरुण आ जाता है और वह मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने पहले ही कहा था ना, मुझसे उलझने की कोशिश मत करो। और क्यों रोशनी, क्यों अपनी वजह से और लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें पता है ना, जो जो तुम्हारी मदद करेगा उन सबको नुकसान होगा। वो अभी की तरफ देखता है, अभी गुस्से से अपने जबड़ों को कसे हुए होता है। वरुण कहता है, वैसे मुझे देखकर तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा, है ना? कोई बात नहीं, गुस्सा बाद में कर लेना, पहले अपनी माँ को फोन करके जरा उनका हालचाल ले लो। ये सुनते ही अभी की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वरुण मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। अभी तुरंत अपना फोन निकालता है और अपनी माँ को कॉल करता है और उनसे पूछता है, मम आप ठीक तो है ना? उसके इस तरह से घबराई हुई आवाज को सुनकर वो कहती है, हाँ अभी मैं ठीक हूँ। क्यों परेशान हो रहे हो? अभी वापस से कहता है, सच में सब कुछ ठीक है ना? रितु जी कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस मैं आज सड़क पार कर रही थी, तभी एक गाड़ी आ गई और हमारे ड्राइवर को थोड़ी चोट लग गई है। वह हॉस्पिटल में है और ठीक है, और मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। डोंट वरी। अभी कॉल कट कर देता है। रोशनी भी घबराई हुई उसके चेहरे पर देखने लगती है तो वो भावहीन होकर कहता है, मम ठीक है। एडवोकेट वर्मा वापस से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं। तभी मालती जी वहां पर आ जाती हैं और रोशनी को एक तमाचा देती हैं और कहती हैं, मैंने कहा था ना कि हमारी जिंदगी से चली जाओ। जब से हमारी जिंदगी में आई हो तब से हमारी जिंदगी को बर्बाद करके रखा है। वैसे तुम जिसकी जिंदगी में जाती हो उसकी जिंदगी बर्बादी हो जाती है। तभी तो तुम्हारे चाचा चाची ने भी तुम्हारे साथ कभी अच्छे से बर्ताव नहीं किया। जिससे शादी हुई उसने, वह भी तंग होकर छोड़ गया तुम्हें, और हमारी जिंदगी में आकर हमारी जिंदगी को भी खराब कर रही हो। ये इतने दिनों से वकालत कर रहे हैं लेकिन कभी हम पर कोई आंच नहीं आई, और आज तुम्हारी वजह से कैसे लोगों के गिरफ्त में थी मेरी बेटी। रोशनी रोते हुए अपनी नजरें नीची कर लेती है। मालती जी उसको गुस्से से घूर रही होती हैं। फिर वह अपने पति की तरफ देखकर उनको उंगली दिखाती हैं और कहती हैं, और आप सुन लीजिए, अगर इस लड़की का केस लड़ेंगे और इसे घर में लेकर आएंगे ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि मैं अपने जीते जी अपनी बेटी को कुछ होते हुए नहीं देख सकती। यह बोलकर वह गुस्से से वहां से चली जाती हैं। रोशनी वहां अपने घुटनों पर बैठ जाती है। एडवोकेट वर्मा कहते हैं, रोशनी तुम परेशान मत हो। मालती थोड़ी सी घबरा गई है, इसलिए उसने यह सब कुछ कहा। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। सुनो बेटा, ऐसे हिम्मत मत हारो। अभी उनके सामने हाथ आगे करता है और कहता है, इन सब बातों को करने का कोई जरूरत नहीं है। नहीं चाहिए इसे आपकी कोई भी मदद। आप अपनी फैमिली की सलामती देखिए और अपने आप की चिंता कीजिए, क्योंकि जो इंसान डरकर काम करेगा वह किसी की मदद कभी नहीं कर सकता, और इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने जब सच जाना था तो ये सोचकर रुक गया था कि ये काफी दिनों से आपको ढूंढ रही थी। इसका मतलब शायद वह आपको जानती हो, लेकिन आपने भी वही किया जो बाकी सबने उसके साथ किया। लेकिन अब नहीं है इसे आपकी जरूरत। वह झुककर रोशनी का हाथ पकड़ता है और उसे खड़ा करता है और उसका हाथ खींचकर अपने साथ ले जाता है। समीर भी उसके पीछे जाता है। रोशनी बस हैरानी से चुपचाप अभिमन्यु के चेहरे पर देख रही होती है। वह लोग जब पार्किंग में पहुंचते हैं तभी वहां पर उनको वरुण दिखता है। अभी रोशनी का हाथ पकड़े हुए ही उनके पास जाता है और तेज आवाज में कहता है, क्या कहा था उस दिन तुमने कि कोई इसके साथ नहीं है? तो मैं क्यों अजनबी इसका हमराही बन रहा हूँ? तो सुनो, मैं इसका साथ दूंगा, चाहे पूरी दुनिया इसके खिलाफ क्यों ना हो जाए। और तुम मेरे बिजनेस को लेकर धमका रहे थे ना कि छोटे छोटे लॉस करवाए हैं तुमने। ये वार्निंग है, और कुछ करवा सकते हो तो तुमने इंतजार क्यों किया? कुछ करना चाहिए था ना। शायद पूरी सच्चाई जानते नहीं हो कि कौन हूं मैं। वरुण थोड़ी हैरानी से अभी की तरफ देखने लगता है तो अभी वैसे ही गुस्से में कहता है, एक कंपनी में छोटा सा लॉस करवाकर तुमने सोचा कि तुमने दुनिया जीत ली है और मुझे डरा दिया। वह कंपनी मेरी मॉम यानी कि रितु सिंघानिया की है और मैं उसका सीईओ हूँ। ऐसी ही कई कंपनी मेरे डैड की हैं, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर भी, जो मिस्टर रणविजय सिंघानिया के नाम पर है। और वह सारी कंपनी भी मेरी ही है। ये तो मम की स्टार्ट की हुई कंपनी है और वह नहीं चाहती थी
कि किसी की हेल्प लें, इसलिए मैं शांत था। लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम अब कुछ कर सकते हो, तो तुम्हारी गलतफहमी है। मैं अगर चाहूँ ना, तो बस एक फ़ोन कॉल करूँगा और जो तुम्हारी ये जो अकड़ है ना, वह 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नीच नहीं हूँ और वो सब मेरा स्टैंडर्ड नहीं है। ये स्टैंडर्ड तुम्हारा है। मैं तो तुम्हारे सामने ये सारी बकवास करता भी नहीं। लेकिन क्या है ना, कि मेरी मॉम कहती हैं कि कभी-कभी सामने वाले को ना उसकी औकात दिखानी ज़रूरी होती है। और ये जो सड़क छाप गुंडे की तरह किसी की फैमिली को डराना, किसी पर हमले करवाना, ये सब जो गेम खेल रहे हो ना, इसे मेरे साथ मत करना, क्योंकि मैं इन सब से डरने वाला नहीं हूँ। मैं कहीं से इन सब में शामिल नहीं था, लेकिन तुमने ज़बरदस्ती मुझे इसमें शामिल किया है, तो देखो इसका अंजाम क्या होता है। और हाँ, आज तो मेरी मम को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर ली। आइंदा से अगर ऐसा कुछ भी सोचा भी ना, तो अच्छा नहीं होगा। अब मन्नू की आंखें गुस्से से लाल होती हैं, उसकी नसें पूरी टाइट हो जाती हैं। रोशनी अब मन्नू का ऐसा रूप देखकर हैरान हो जाती है। समीर के लिए भी अभी को इस तरह से देखना बहुत अजीब होता है। वह उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहता है, अभी अभी उसकी तरफ भी वैसे ही गुस्से से घूरता है, तो वह तुरंत उसके कंधे से हाथ हटा लेता है। अब मन्नू रोशनी की कलाई को पकड़े हुए होता है। वो रोशनी को ले जाकर अपनी कार में बैठाता है और समीर को देखकर कहता है, किसी लॉयर से बात करो। समीर अपना सिर हाँ में हिला देता है। अभी रोशनी को लेकर वहां से चला जाता है। वरुण को जब अभी के बारे में यह सब कुछ पता चलता है, तो वह बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वह अपने किसी एम्प्लॉय को कॉल करता है और रणविजय सिंघानिया के बारे में पता करने के लिए कहता है। वह जब उसे बताते हैं तो वरुण थोड़ा परेशान हो जाता है और वह कहता है, इसका मतलब वह बिल्कुल सही कह रहा था। वो गुस्से से अपनी कार पर हाथ मारता है और कहता है, नहीं, मुझे कुछ सोचना होगा। अगर वह इतना बोलकर गया है, तो वह कुछ भी कर सकता है। तभी वहां पर उसका वकील आता है और कहता है, आपने बहुत ही बेहतर काम किया है। देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि आप कोर्ट के बाहर अपना काम करेंगे, तो कोर्ट के अंदर मैं काम सही ढंग से कर दूंगा। मैंने कर दिया ना। उस रोशनी को जो परमिशन मिली थी, वह कोर्ट से रद्द हो गई ना। वरुण कहता है, अब मनु सिंघानिया के बारे में तुम जानते हो? वह हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है और फिर कहता है, उसके बारे में जानकर क्या करना है? वरुण कहता है, वह कोई छोटा बिजनेसमैन नहीं है। बहुत पहुंच है उसकी। वो पहले से रोशनी की मदद कर भी नहीं रहा था, लेकिन जब मैंने जबरदस्ती उससे पंगा ले लिया, इस वजह से अब वह उसकी मदद करेगा। उसका वकील कहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? जैसे वकील को डराया, वैसे इसको भी डरा देंगे। वरुण गुस्से से अपनी मुट्ठियों को भींच लेता है और कहता है, मुझे तुम नहीं चाहिए। अब किसी दूसरे वकील को ही हायर करना होगा। नहीं, मुझे इसके लिए किसी और से ही बात करनी होगी। और मन्नी अभी भी उसी तरीके से गुस्से में होता है। रोशनी तो बस चुपचाप उसका चेहरा देख रही होती है। वह कुछ बोलने की कोशिश करती है, तो अभी बिना उसकी तरफ देखे हुए कहता है, तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देना मैं इस वक्त जरूरी नहीं समझता। फिलहाल तुम्हारा चुप रहना ही बेहतर है। रोशनी कुछ भी नहीं बोल पाती है। कुछ देर बाद वो घर आ जाते हैं। अभी अपनी कार से बाहर आता है और रोशनी निकले उससे पहले ही वह कार का दरवाजा खोलकर उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर ले जाता है। रोशनी दरवाजे पर आकर रुक जाती है। अभी उसके चेहरे पर देखता है और फिर उसका हाथ खींचकर घर के अंदर ले जाता है और इंद्राणी जी को काफी तेज आवाज में बुलाता है। इंद्राणी जी तुरंत वहां पर आती हैं। रोशनी को इस तरह से देखकर वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। अभी उनके चेहरे पर देखकर कहता है, रूम रेडी करवाइए। जो भी इसकी जरूरत की चीजें हैं, सब रूम में होनी चाहिए और उसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी आपकी है। इंद्राणी जी कहती हैं, हाँ बाबा, रूम रेडी क्या करवाना है? बहू जी का सामान आपके रूम में ही तो रखना है। अभी तेज आवाज में कहता है, मैंने कहा रूम रेडी करवाना है, इसका मतलब कि गेस्ट रूम। और एक और बात, ये घर की बहू नहीं है, ये सिर्फ गेस्ट है। और एक गेस्ट का जिस तरह से घर में केयर होता है, बिल्कुल इनका भी वैसा ही होना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी आपकी है। इंद्राणी जी भी अभी के चेहरे पर इस तरह का गुस्सा देखकर धीरे से कहती हैं, लेकिन बाबा मैडम, मॉम से बात कर लूंगा मैं। जितना आपको कहा है, फिलहाल आप उतना कीजिए। अभी तुरंत कहता है। इंद्राणी जी अपना सिर हाँ में हिला देती हैं और वहां से चली जाती हैं। रोशनी अभी के चेहरे पर देख रही होती है, तो अभी शून्य भाव से कहता है, कोई दोस्ती, कोई रिश्ता, कोई इंसानियत, कोई अपनापन इन सबके नाते नहीं होना चाहिए। जो भी कर रहा हूँ, वो उस वरुण को सबक सिखाने के लिए कर रहा हूँ।
क्योंकि उसने अपनी हद पार की है और तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक ही है और उसकी हार ही मेरा मकसद है। इसलिए इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूँ। अभी वहां से चला जाता है। रोशनी हैरानी से बस उसकी बातों को ही सोच रही होती है। अब मन्नू अपने ऑफिस के केबिन में बैठा हुआ होता है। उसके ठीक सामने समीर भी होता है। अभी कुछ सोच रहा होता है और फिर वह समीर को कुछ कहने के लिए उसकी तरफ देखता है, लेकिन फिर कुछ सोचने लगता है। समीर कहता है, अभी क्या है ये? पिछले आधे घंटे से हम लोग यहाँ चुपचाप बैठे हुए हैं। तू सोचकर मुझे कुछ कहना चाहता है, लेकिन फिर चुप हो जाता है। ऐसा भी क्या सोच रहा है तू? कभी धीरे से कहता है, इस वरुण के बारे में सोच रहा हूँ। और क्या सोचूंगा इस वक्त मैं? समीर हंसते हुए कहता है, उसके बारे में सोचने की क्या जरूरत है? जब तूने उसे धमकी दी थी तब उसका चेहरा देखने लायक था। वह कुछ नहीं करेगा तो इसलिए उसके बारे में मत सोचो। अभी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और अपने चेहरे को सख्त करके कहता है, तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह कुछ नहीं करेगा? वह और कुछ बड़ा करेगा। वह कुछ बड़ा सोचेगा। समीर भी खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ देखकर कहता है, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि वह कुछ बड़ा करेगा? क्योंकि उसके जैसे लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानते हैं। वह भी जब तब मामला अभी भी कोर्ट में है और किसी भी समय फैसला मुड़ सकता है। अभी थोड़ा सीरियस होकर कहता है। समीर भी उसकी बातों से थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है, तो हमें क्या करना चाहिए? वही तो सोच रहा हूँ। अब मन्नू वापस से कुछ सोचने लगता है। तभी समीर के फोन पर कुछ मैसेज आता है। उस मैसेज को देखकर वो मुस्कुराते हुए रिप्लाई करने लगता है। अभी समीर के चेहरे पर देखता है और थोड़ी नाराजगी से कहता है, मैं यहाँ तुझे सीरियस बात बता रहा हूँ और तू यहाँ अलग ही अपनी धुन में लगा हुआ है। अगर तेरे पास टाइम नहीं है तो मुझे बता देना, मैं खुद कुछ सोच लूंगा। अभी के इस तरह का गुस्सा देखकर समीर को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन फिर वह उसकी नाराजगी के कारण को समझता है और कहता है, आज तुझे हुआ क्या है? हाँ, तब भी वहां पर इतना गुस्सा किया तूने और अब भी इतना गुस्सा कर रहा है। मैं तेरे गुस्से को देखकर डर ही गया और मैं कहीं बिजी नहीं हो रहा हूँ। वो कशिश का मैसेज था, उसी से बात कर रहा हूँ। अब तुझे तो किसी लड़की को अपनी लाइफ में जगह देनी नहीं है। अब बड़ी मुश्किल से तो कोई मेरी लाइफ में आई है, तो मुझे संभाल कर रखना होगा ना, वरना मुझसे दूर चली जाएगी। अभी का चेहरा नॉर्मल हो जाता है, लेकिन वह कुछ बोलता नहीं है। समीर कहता है, क्यों इतना परेशान हो रहा है? जब वह कुछ करेगा तो हम देखेंगे ना। अभी इतना फिक्र मत कर, समझा? अब मन्नू कहता है, नहीं, इस बार मैं किसी को भी बार करने का मौका नहीं दूंगा। और ये रोशनी कुछ बात बताती भी तो नहीं है। सीधे सीधे अगर सारी बातें क्लियर करके बता देगी तो हम कुछ सोचेंगे ना। और तू सबसे पहले लॉयर के लिए पता कर। समीर कहता है, लॉयर के लिए तो मैं पता कर लूंगा। वैसे तुझे एक बात बतानी है। वो एडवोकेट वर्मा ने मुझे मैसेज किया था कि वरुण ने अपने लॉयर को हटा दिया है। वह किसी और लॉयर को हायर करने वाला है। तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, पता करते हैं कि उसका लॉयर कौन है। उस हिसाब से फिर अपना लॉयर भी रखेंगे। अब मन्नू कहता है, ठीक है। समीर उसको इस तरह से देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, आज कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया तेरे। अब थोड़ा मुस्कुरा दे यार। कब से तेरा ये गुस्से वाला चेहरा देखकर मैं बोर हो गया हूँ। वैसे सच कहूँ तो आज आंटी ने अगर तेरा गुस्से वाला चेहरा देखा होता ना, तो वह पूरे शहर में आज पार्टी करवा देती। अभी हैरानी से कहता है, क्या? हाँ बिल्कुल, आंटी तो चाहती हैं कि तू बिल्कुल उनकी तरह कड़क गुस्से वाला बने, लेकिन तू तो बिल्कुल ही अलग है। वैसे आज तुझे देखकर पूरे बिजनेसमैन वाली बाय बाय मुझे। समीर कहता है, अभी हल्का मुस्कुराकर कहता है, तू बकवास मत कर, समझा? मैं बकवास कर रहा हूँ? रियली? तेरा जो रूप मैंने देखा ना आज, मैं भी एक बार के लिए घबरा गया था। और रोशनी बेचारी का जिस तरह से तूने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचे जा रहा था ना, तो उसे ना तो कुछ कहते बन रहा था और ना ही चुप रहते हुए। पक्का तूने जिस तरह से उसकी कलाइयों को पकड़ा होगा ना, उसके हाथ में तो निशान पड़ गए होंगे। तू एक काम कर, जाकर कशिश से मिले। बहुत दिन हो गए हैं तुझे उससे मिले हुए, वरना फिर वह तेरी कंप्लेंट मुझसे करेगी। अब मन्नू बात को बदल देता है। समीर कहता है, हाँ तो वह तो करेगी ना, उसे पता है कि तू इतना शरीफ है। चल ठीक है, मैं चलता हूँ। और कोई ऐसा गुस्सा दोबारा मत करना। मुझे तेरा गुस्सा देखकर थोड़ा डर लग गया था। अब मन्नू अपना चेहरा बनाते हुए कहता है, हाँ कोशिश करूंगा। वरुण जब घर जाता है तो थोड़ा परेशान होता है। शेफाली बहुत ज्यादा खुश होती है। वह वरुण को देखती है और उसके गले लग जाती है और कहती है, वरुण आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने एक बार फिर से अपना वादा निभा दिया। तुमने मुझसे वादा किया था
कि तुम कोर्ट के उस फैसले को बदलवा दोगे, और तुमने करवा दिया। थैंक यू वरुण, थैंक यू सो मच। वरुण कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ जाता है। शेफाली उसका उदास चेहरा देखकर कहती है, क्या हो गया वरुण, तुम इतने ज्यादा अपसेट क्यों हो? वरुण उदास होकर कहता है, क्योंकि मैंने जो सोचा था उसका सब कुछ बिल्कुल उल्टा ही हो रहा है। शेफाली का चेहरा भी उदास हो जाता है। वो कहती है, क्या हुआ, मुझे नहीं बताओगे? वरुण उसे बताता है कि अभिमन्यु के बारे में, और उसने जिस तरह से उसे धमकी दी थी वह भी कहता है। शेफाली उसे गुस्से से कहती है, तो उसने धमकी दी और तुम डर गए क्या? वरुण उसके चेहरे पर देखने लगता है। शेफाली कहती है, बोलो चुप क्यों हो, तुम सच में उसकी धमकियों से डर गए? ठीक है, होगा वह बड़ा बिजनेसमैन, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम अपने बच्चे के लिए लड़ना छोड़ देंगे। वरुण, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, चाहे कुछ भी करो, लेकिन मैं अपने बच्चे को किसी को नहीं देने वाली हूँ। तुमसे किसने कहा कि हम अपने बच्चे को किसी को देंगे? मैं ये सोच रहा हूँ कि अब बिजनेस की तरह या फिर उसे डरा धमकाकर काम तो नहीं करना होगा। अब हमें कुछ और ही सोचना होगा उसके लिए, क्योंकि जब तक हम उसे परेशान नहीं करेंगे तब तक वो रोशनी का साथ नहीं छोड़ेगा, और जब तक वह रोशनी का साथ रहेगा तब तक रोशनी की हार पॉसिबल नहीं है। वरुण कहता है। शेफाली कहती है, हर इंसान का कुछ ना कुछ वीक पॉइंट होता है, अब मन्नू सिंघानिया का भी होगा। हम उस पर वार करेंगे, तुम फिक्र क्यों करते हो? वरुण की आंखें चमक जाती हैं और वह कहता है, हाँ ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह शेफाली को अपने गले लगा लेता है और कहता है, थैंक यू सो मच शेफाली, तुम हमेशा मुझे सारी प्रॉब्लम से निकाल देती हो, और तुम नहीं होगी मेरी लाइफ में तो पता नहीं क्या होगा। शेफाली मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तुम्हारी लाइफ से कोई जाने वाली भी नहीं हूँ। चलो ना, जो होगा हम फिर बाद में सोचेंगे, फिलहाल तो हम इस चीज के सेलिब्रेट करते हैं ना? वरुण कहता है, क्या सच में करना होगा? शेफाली कहती है, हाँ बिल्कुल। अब मन्नू सिंघानिया ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? अब तो रोशनी हमारे बच्चे से नहीं मिल भी सकती है, और मेरा बच्चा मेरे पास है, तो देखो मैं अब उन सबका क्या हाल करती हूँ। सबसे ज्यादा तो मैं उस रोशनी को सबक सिखाऊंगी। दूसरों की हिम्मत पर बहुत उड़ रही है। रोशनी अपने कमरे में बैठी हुई आज कोर्ट के फैसले के बारे में ही सोच रही होती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वह कहती है, क्यों ईश्वर, आखिर आपने मेरी जिंदगी में क्या लिखा हुआ है? जब भी कुछ खुशियां थोड़ी सी मिलने लगती हैं, आप वह मुझसे क्यों छीन लेते हैं? मैं अपने बच्चे को महीने में एक बार देखकर ही खुश थी, वह भी आपने मुझसे छीन लिया। मेरी वजह से हर किसी को परेशानी होती है। अब मन्नू मुझे वापस से इस घर में लेकर आ गए हैं, इससे भी उन्हें परेशानी होगी। वरुण बहुत खतरनाक है। आज उन्होंने आंटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मेरी वजह से पलक को भी नुकसान हो जाता। आखिर ये सब क्यों मेरे साथ हो रहा है? मुझ में अब हिम्मत नहीं है इन सबसे लड़ने की। बचपन से ही आपने इतनी परेशानियां दी हैं, अब मैं हार गई हूँ। नहीं बर्दाश्त होता मुझसे अब। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। वह देखती है तो वहाँ इंद्राणी जी होती हैं। रोशनी अपने आंसुओं को पोंछ लेती है। इंद्राणी जी कहती हैं, इस तरह से हिम्मत नहीं हारते, जिंदगी है तो उतार चढ़ाव तो आएंगे ही ना। रोशनी उनके हाथ पर हाथ रख कर कहती है, नहीं आंटी, सिर्फ अगर जिंदगी के उतार चढ़ाव होते ना तो मैं बिल्कुल शिकायत नहीं करती। वह हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। अब सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, जो मुझसे जुड़ा हुआ होता है ना, उसे भी ये तकलीफ ही देते हैं। इसलिए कोई मेरे साथ होता है ना, तो एक डर लगा रहता है कि वह कहीं मुझसे दूर ना चला जाए, और ऐसा ही होता भी है। इंद्राणी जी कहती हैं, बहुत सारी बातें मुझे आपके बारे में पता चली हैं। मैंने सुना था कि समीर बाबा और अभी बाबा को बात करते हुए, वो लोग बहुत परेशान थे आपको लेकर, और आज इस तरह से अभी बाबा आपको घर लेकर आए हैं ना, मुझे पूरा यकीन है कि वह आपकी ज़िंदगी की जो भी तकलीफ है उन सबको दूर कर देंगे। रोशनी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगती है, तो वह कहती है, हाँ मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, आप देखिएगा सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और एक बात कहूँ, इस तरह से रोकर कमज़ोर नहीं होना है आपको। जिसने भी गलत किया ना उन सब से आपको अपना हिसाब लेना है। आपकी मदद के लिए जब इतने लोग कोशिश कर रहे हैं, तो आप खुद के लिए क्यों नहीं करेंगी? आप वादा कीजिए अपने आप से कि आप हिम्मत नहीं हारेंगी। जिन्होंने भी गलत किया है, अब उनको आपको सबक सिखाना है। मैं जानती हूँ कि जो भी आपके साथ गलत हुआ, उन सब की वजह से ही आज अभी बाबा इतने गुस्से में थे,
क्योंकि कभी वो इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करते। आपको भी मजबूत बनना होगा, तभी आप अपने खिलाफ गलत करने वालों से बदला ले पाएंगे। वो उनकी आंखों में देखने लगती है। इंद्राणी जी अपना सिर हाँ में हिलाती हैं। रोशनी अपने आंसुओं को पोंछ लेती है और कहती है, आंटी आप सही कह रही हैं। जब बाकी लोग मेरे लिए लड़ सकते हैं तो मैं खुद के लिए बिल्कुल लड़ूंगी। रितु जी अपने घर आ रही होती हैं, तभी रणविजय जी का मैसेज आता है, फ्री हो, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। रितु जी अपनी कार में ही बैठी हुई होती हैं तो वह रणविजय जी को कॉल करती हैं। रणविजय जी कहते हैं, सच में फ्री हो ना, क्योंकि मुझे बहुत सारी बात करनी है। हाँ बिल्कुल फ्री हूँ और जितना बात करनी है कर लो। रितु जी हल्के मुस्कुराते हुए कहती हैं। रणविजय जी कहते हैं, फिर तो ठीक है। तुम्हें पता है आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। आज ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया की सारी खुशियाँ मुझे मिल गई हैं। उनको इस तरह से खुश देखकर रितु जी भी काफ़ी खुश होकर कहती हैं, क्या हुआ, कोई बहुत बड़ी डील मिल गई है क्या, जिसे तुम पूरी दुनिया खरीदने वाले हो? रणविजय जी कहते हैं, आज मुझे जो खुशी मिली है ना, उसके सामने पूरी दुनिया की कीमती सामान भी मिल जाए तो वह भी कम है। अब तुम ये पहेलियां बुझाना बंद करो और सीधे सीधे बताओ ना कि ऐसा भी क्या हुआ जो तुम इतने खुश हो रहे हो। रितु जी कहती हैं। रणविजय जी कहते हैं, नहीं ऐसे नहीं बताऊंगा। चलो तुम गैस करो। अब मजाक नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो जल्दी से बताओ, वरना देखो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। रितु जी थोड़ी झूठी नाराजगी दिखाती हैं। रणविजय जी हंसते हुए कहते हैं, अच्छा ठीक है बताता हूँ, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो। रितु जी कहती हैं, अब तुम गुस्सा होने वाली बात करोगे तो मैं गुस्सा ही होऊंगी ना। रणविजय जी कहते हैं, ठीक है बता रहा हूँ। आज अभी का कॉल आया था और तुम्हें पता है उसने मुझसे क्या कहा। मुझे पता होता तो मैं तुमसे क्यों पूछ रही होती। रितु जी वापस से थोड़ी नाराजगी से कहती हैं। रणविजय जी और हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुम ये गुस्सा करते हुए ना मुझे अच्छी लगती हो। थोड़ा और गुस्सा करो फिर मैं बात बताऊंगा। रितु जी कहती हैं, ठीक है मत बताओ, मैं अभी से ही पूछ लूंगी। रणविजय जी कहते हैं, नहीं ये बात तो मैं ही तुम्हें बताऊंगा। वो अभी ने मुझे कॉल किया था और उसने मुझे कहा कि मैं जो इतने दिन से कह रहा था कि वह मेरे बिजनेस को संभाले, वह इसके लिए तैयार है। कैसा लगा सुनकर, शौक हुई ना। रितु जी सच में बिल्कुल ही शौक हो जाती हैं। वह कहती हैं, मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है, तुम मेरे साथ कुछ मजाक कर रहे हो ना। रणविजय जी कहते हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। पहले मुझे भी भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन यह सच है। और ये इतना ही नहीं, उसने पेपर बनवाकर मुझे फैक्स किए हैं। तुम कहो तो मैं तुम्हें करवा दूं। रितु जी हैरान होती हैं और कहती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। अभी कभी से इन सब तरह से मतलब बिजनेस में नहीं आना चाहता था। मेरे कितने फोर्स करने के बाद तो उसने मेरी कंपनी को ज्वाइन किया था। फिर भी उसमें भी वह काम पर ध्यान नहीं देता था, तो मैंने जानबूझकर उसको सीईओ बना दिया। तब से वह काम की तरफ ध्यान दे रहा था और अब अचानक उसने तुम्हारी कंपनी को संभालने के लिए कैसे कह दिया। रणविजय जी हंसते हुए कहते हैं, यही तो हैरान करने वाली बात है। ऐसे में बहुत खुश हूँ कि मेरे बेटे ने मेरी विरासत को संभालने का डिसीजन ले लिया है। तो अब मैं सब कुछ उसे सौंप कर रिटायर हो जाऊंगा और उसके साथ हम लोग बर्ड टूर पर चलेंगे। क्यों, सही है ना। रितु जी को सोच रही होती हैं। रणविजय जी कहते हैं, तुम मेरी बात को सुन रही हो ना। रितु जी कहती हैं, हाँ सुन रही हूँ। ठीक है, मैं घर पहुंचकर तुमसे बात करती हूँ। रितु जी कहती हैं, ठीक है। रितु जी कॉल कट कर देती हैं और फिर अपने आप से कहती हैं, अभी ने इतना बड़ा डिसीजन अचानक से कैसे ले लिया। ऐसा भी क्या हो गया एक दिन में जो उसने ये सब कुछ सोच लिया। कुछ हुआ है क्या, घर जाकर बात करनी होगी। रितु जी जब घर आती हैं और अपने हाउस हेल्प से पूछती हैं कि अभी आया है या नहीं, तो वह कहते हैं, नहीं अभी बाबा तो अभी तक नहीं आए हैं। दोपहर को आए थे, वह रोशनी मैडम को घर लेकर और उन्हें यहाँ छोड़कर फिर चले गए हैं। यह सुनकर रितु जी हैरान हो जाती हैं और कहती हैं, क्या कहा, रोशनी घर में है। वो अपना सिर हाँ में हिला देता है और उनके चेहरे पर देखने लगता है। रितु जी और हैरान हो जाती हैं और वे अपने आप से कहती हैं, अभी ऐसा कैसे कर सकता है। पहले उसने रणविजय से कहा कि वह उसके बिजनेस को संभालने के लिए तैयार है और अब रोशनी को वापस उस घर में लेकर आ गया है। आखिर अभी के मन में चल क्या रहा है। रितु जी को जब से पता चलता है कि अब मन्नू रोशनी को इस घर में वापस ले आया है, तब से वह काफी परेशान होती हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि इस वक्त उन्हें गुस्सा करना चाहिए,
अभी से बात करनी चाहिए या रोशनी को इस घर से निकालना चाहिए। वह हॉल में ही इधर से उधर टहल रही होती हैं। तभी एक हाउस हेल्प आती है और कहती है, मैडम डिनर रेडी है, आपका डिनर लगा दूं? रितु जी परेशान होकर कहती हैं, नहीं मेरा मन नहीं है, तुम लोग चले जाओ। वो ये सुनकर हैरानी से उनकी तरफ देख रही होती है। हाँ जाओ तुम लोग, रितु जी उसको घूरते हुए कहती हैं। वो वहाँ से चली जाती है। रोशनी रितु जी को इस तरह से परेशान देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। रितु जी की नज़र रोशनी पर जाती है, लेकिन फिर भी वह उसे कुछ भी नहीं कहती हैं और वो वहीं हाल में सोफे पर बैठ जाती हैं। काफ़ी देर रात को अभिमन्यु घर वापस आता है। वह जब रितु जी को इस तरह से बैठे हुए देखता है तो वह समझ जाता है कि जरूर वह उससे बात करने के लिए वहाँ पर बैठी होंगी और इसी वजह से वह देर रात आया भी होता है। वो जाकर उनके पास बैठ जाता है और कहता है, मम आप अभी तक सोई नहीं? रितु जी उसके चेहरे पर शून्य भाव से देखती हैं और फिर धीरे से कहती हैं, मैंने अभी तक डिनर भी नहीं किया है, तुम्हारा वेट कर रही थी। अभी उनके चेहरे पर देख नहीं रहा होता है, वह अपनी नज़रें नीचे किए हुए होता है। रितु जी उसकी तरफ देखकर कहती है, क्या हुआ, लगता है तुम डिनर करके आए हो? अभिमन्यु कहते हैं, हाँ मम मैंने डिनर कर लिया है, आप प्लीज़ डिनर करके सो जाइए। वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ, जा रहा हूँ रेस्ट करने। अभी खड़ा होकर जाने लगता है कि रितु जी उसका हाथ पकड़ लेती हैं। अभी अपने मन में कहता है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मॉम से भागने की, वो लेकिन नहीं भागने देंगी मुझे। वह उनकी तरफ देखने लगता है तो रितु जी कहती है, कुछ देर मेरे पास बैठो फिर चले जाना। अभी चुपचाप से बैठ जाता है। रितु जी उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं क्या बात करना चाहती हूँ, इसलिए तुम मेरे सवाल करने से पहले अगर जवाब दे दोगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब मन्नू को सोचता है फिर उनके हाथ को पकड़कर कहता है, मम मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको बताने वाला था लेकिन। रितु जी कहती है, अभी बात को घुमाओ मत, मुझे सीधी सीधी बात बताओ कि वह लड़की इस घर में क्यों है और तुमने रणविजय को कॉल करके कहा कि तुम उसकी कंपनी को संभालने के लिए तैयार हो, जो कि मेरे लिए और उसके लिए दोनों के लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन कहीं इसका संबंध किसी और से तो नहीं है ना? अभिमन्यु हैरानी से रितु जी की तरफ देखने लगता है तो वह थोड़ी नाराजगी से कहती है, मुझे जवाब दो अभी। अभिमन्यु उनकी आंखों में देखकर कहता है, मम आपको क्या लगता है? मुझे बस इतना पता है कि मेरा अभी अभी कुछ ऐसा काम नहीं करेगा जिससे मुझे तकलीफ होगी। रितु जी पूरे भरोसे से कहती हैं, मम मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, ना तो मैं रोशनी के मामले में इंटरफेयर करना चाहता था और ना ही मुझे उससे कोई भी मतलब था। लेकिन वरुण ज़बरदस्ती हमारी लाइफ में घुसने की कोशिश कर रहा है। उसने हमारी कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आज जो आपका एक्सीडेंट होते होते रहा वह भी उसकी हरकत थी और इसी वजह से मुझे यह सब कुछ करना पड़ा। आप ही तो हमेशा कहती हैं ना कि अगर कोई तुम्हें ज़बरदस्ती तंग करे तो फिर बर्दाश्त मत करो, उसे जवाब दो। तो बस उसी को जवाब देने के लिए मैं रोशनी को इस घर में लेकर आया हूँ। अभी के चेहरे पर गुस्सा उभर आता है। ऋतु जी चुपचाप उसके चेहरे पर देख रही होती हैं। मम मैंने बहुत सोच समझ कर ये सारे फैसले लिए हैं और मैं इन फैसलों को नहीं बदलूंगा क्योंकि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और यहाँ से मैं पीछे नहीं जा सकता। आपने और डैड ने मुझे कभी डरना नहीं सिखाया है, अभी कहता है। ऋतु जी हल्का मुस्कुराती हैं और उसके गाल पर हाथ रखकर कहती हैं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू माई सन। तुमने मेरी सारी चिंता दूर कर दी। अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ तुम्हें लेकर। तुम जो करना चाहते हो करो, मैं पूरा तुम्हारा सपोर्ट करूँगी। लेकिन मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। अभी उनकी तरफ देखने लगता है तो रितु जी कहती हैं, वादा करोगे ना? अभी कहता है, बिल्कुल मॉम। रितु जी कहती हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम जो भी उसकी हेल्प करोगे या फिर जो भी उससे जुड़ा मैटर है वह सब तुम सॉर्ट करो। मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बात हमारी इज्जत की आएगी तो फिर मैं एक मिनट के लिए भी उसे बर्दाश्त नहीं करूँगी और ना ही मैं उसे किसी तरह का अपनापन दूंगी, क्योंकि मैं झूठ बर्दाश्त करना नहीं चाहती और मैं ये बात नहीं भूल सकती कि उसके कारण तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला था और उसके झूठ से ही कहीं ना कहीं तुम्हें तकलीफ भी हुई थी। मम मैं आपसे वादा करता हूँ कि उसकी वजह से हमारे नाम और इज्जत पर कोई बात नहीं आएगी। हमारा नाम उसकी वजह से खराब नहीं होगा और अगर ऐसा कभी होता है तो आपको जो ऑर्डर होगा मैं वह फॉलो करूँगा। अभी अपनी माँ को भरोसा दिलाता है। रितु जी मुस्कुराते हुए कहती हैं,
मुझे पता है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। अभी उनको दिखाने के लिए बस मुस्कुरा देता है। रितु जी कहती हैं, वैसे मुझे कॉन्ग्रेचुलेसन तो करने दो। अब तुम बहुत बड़ी कंपनी के ऑनर जो हो गए हो। अभी मुस्कुरा देता है तो वह कहती हैं, तुम बहुत तरक्की करो और अपना बहुत नाम बनाओ, अपने मॉम डैड से भी ज़्यादा। आई लव यू माई सन एंड वेरी प्राउड ऑफ यू। अभी उनके गले लग जाता है और अपने मन में कहता है, आई प्रॉमिस यू मॉम कि आपको मुझसे जो भी उम्मीदें हैं मैं उन सबको पूरा करूंगा। और मैं जानता हूँ कि मेरी इस कंपनी के ज्वाइन करने से आप और डैड बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन मैंने यह डिसीजन क्यों लिया है ये मैं आपको अभी नहीं बता सकता। रोशनी उन लोगों की बातें सुन लेती है। उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि अब मन्नू उन रास्तों पर चलने की कोशिश कर रहा है जहाँ सिर्फ और सिर्फ खतरा है, और वह भी उसके लिए। वो अपने आप से कहती है, नहीं, वो उसे ऐसा कुछ नहीं करने देगी। उन लोगों का बहुत अच्छा परिवार है। अंकल और आंटी के लिए अब मन्नू ही जीने का सहारा है। और अगर मेरी वजह से उन्हें कुछ भी हो गया, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। वरुण कुछ भी कर सकता है और मेरा कोई नहीं है। मैं तो कैसे भी जी रही हूँ और कैसे भी जी लूँगी। लेकिन अगर अभिमन्यु या अंकल आंटी को कुछ भी हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। मुझे अभिमन्यु से बात करनी होगी कि वह मेरे लिए किसी तरह का कोई खतरा ना उठाए। अभी काफ़ी फोकस के साथ कुछ फाइल्स देख रहा होता है। उसके बिस्तर पर भी कई फाइल्स फैली हुई थी। टेबल पर भी कुछ फाइल्स रखे हुए थे और वह खड़ा होकर एक एक को देख रहा होता है। तभी गेट नॉक होता है। वह अपनी फाइल्स देखते हुए अंदर आने के लिए कहता है। रोशनी धीरे धीरे अंदर आती है। अब मनु जब रोशनी को देखता है तो वह उसे रुकने के लिए कहता है। रोशनी जहाँ होती है वह वहीं पर रुक जाती है। अभी अपने हाथ में लिए फाइल को बंद करके बिस्तर पर लगभग फेंकते हुए उसको घूरता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम्हें मैंने मना किया था ना कि तुम यहाँ पर गेस्ट हो और गेस्ट की तरह रहो। फिर ये आधी रात को मेरे कमरे में आने का क्या मतलब है? रोशनी धीरे से कहती है, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यह कोई समय नहीं है बात करने का। जो भी बात करनी होगी कल सुबह कर लेना। अभी जाओ यहाँ से। अभी थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, क्यों कर रहे हैं आप मेरे लिए ये सब कुछ? रोशनी तुरंत बोलती है। अभी उसके चेहरे पर देखने लगता है और कहता है, क्या बकवास कर रही हो? नींद में चलती हुई आई हो क्या? जाओ अपने कमरे में। रोशनी अपनी नजरें उठाकर अभिमन्यु को देखने लगती है और कहती है, क्यों कर रहे हैं आप मेरे लिए ये सब कुछ? इतना खतरा उठाने की आपको क्या ज़रूरत है? आपको नहीं पता वरुण और शेफाली कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए किसी और की भावनाएं मैटर नहीं करती हैं। आपने देखा नहीं किस तरह से उसने पलक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और फिर आंटी को भी। तो उसकी वजह से कुछ हो सकता था। प्लीज आप जो कुछ भी कर रहे हैं इसको बंद कर दीजिए और मत कीजिए मेरे लिए कुछ भी। मुझे ऐसे ही जीने की आदत है। अब मन्नू हंसने लगता है। रोशनी हैरानी से उसकी तरफ देख रही होती है। अभी हंसते हुए अपने पेट को पकड़ लेता है और सोफे पर बैठ जाता है। रोशनी को समझ में नहीं आता कि अभी इस तरह से क्यों हंस रहा है। वह उसकी तरफ देखती है और उसके चेहरे की हंसी तुरंत गायब हो जाती है। फिर वह कहता है, किस गलतफहमी में हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूँ? रोशनी बस उसकी आंखों में देख रही होती है। अभी आगे कहता है, मैं ये सब कुछ जो कर रहा हूँ ना, उस वरुण को सबक सिखाने के लिए कर रहा हूँ। उसने ये सोच कैसे लिया कि वह मुझे परेशान करके सुकून से रह सकता है? उसने मेरी मॉम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मेरी मॉम की कितनी सालों की मेहनत, जिसके लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, अपना रिश्ता, अपना प्यार, सब कुछ। उस कंपनी को उसने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और उसे लगता है कि मैं उसे छोड़ दूंगा? नहीं, कभी भी नहीं। तुम जो ये सोच रही हो ना कि मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ लाया हूँ, तो ऐसा नहीं है। तुम उस वरुण के बदले के लिए मेरा एक जरिया हो। और तुम हमेशा कहती हो ना कि सबने तुम्हें इस्तेमाल किया है, तो बस वही समझ लो कि मैं भी वही कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ सिर्फ मेरा फायदा नहीं, तुम्हारा भी फायदा होगा। तुम जो चाहती हो वह तुम्हें मिल जाएगा। और ये भावनाओं की बात नहीं है, क्योंकि मैं इन झूठी भावनाओं में विश्वास नहीं रखता कि किसी अजनबी के लिए कुछ कर दो। मैं तो ऐसे लोगों से बात भी नहीं करता जिसे मैं जानता नहीं हूँ। और फिर भी अगर तुम्हें या किसी और को कहीं से भी ऐसा लग रहा हो कि यह सब कुछ मैं इंसानियत के नाते कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए नहीं, मैं उस नन्हे से बच्चे के लिए कर रहा हूँ जो अपनी माँ से दूर होकर तड़प रहा है।
और उसकी तड़प मुझे बेचैन कर रही है, क्योंकि मैं लोगों की भावनाओं के साथ खेलने में विश्वास नहीं रखता हूँ। जो भी बात होता है क्लियर कर देता हूँ। पहले भी किया था और आज भी कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो करूँगा। मुझे लगता है कि शायद अब तुम्हें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, इसलिए हमारा जो एक बिना पेपर का कॉन्ट्रैक्ट है कि तुम तब तक इस घर में हो जब तक तुम पर केस नहीं जीत जाती, और मैं उस वरुण को उसकी हैसियत नहीं दिखा देता। आई थिंक तुम्हें अब कोई गलतफहमी नहीं होगी, तो तुम जा सकती हो। यहाँ से रोशनी कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से जाने के लिए पलटती है, तो अभी उसे रुकने के लिए कहता है। वो पलटकर अभी की तरफ देखने लगती है। अभी कहता है, और हाँ, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ और फिर कह रहा हूँ, तुम इस घर में सिर्फ एक गेस्ट हो और उसी की तरह रहना। किसी से किसी तरह का रिश्ता बनाने की कोशिश मत करना। रोशनी अपना सिर हाँ में हिला देती है और वह वहाँ से चली जाती है। रोशनी के जाने के बाद अभी अपनी फाइल उठाकर देखने लगता है, लेकिन उसे उन सबको देखकर जैसे अजीब सा लग रहा होता है। वह उस फाइल को बंद करके वापस से उसे उसकी जगह पर रख देता है और वहाँ से अपनी बालकनी में चला जाता है। रोशनी अपने कमरे में आ जाती है और वह भी अपनी बालकनी में जाती है और अपने आप से कहती है, पता नहीं अभिमन्यु, क्यों आपके शब्द और आपकी आंखें अलग बातें कर रही हैं। आज आपको मैंने बार बार मजबूत बनते हुए देखा है। वह बनते हुए देखा है जो कि आप नहीं है। ये देखा कि आप ये सब किसके लिए कर रहे हैं, खुद के लिए या मेरे लिए। कह तो आप ये रहे हैं कि यह सब कुछ आप सिर्फ वरुण से बदला लेने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उसने आपकी हदों को पार किया। लेकिन फिर भी आपकी आंखें मुझे एहसास क्यों करा रही हैं कि मुझसे इतनी नाराजगी के बाद भी आपको मेरी फिक्र है। लेकिन क्यों? अभी भी अपनी बालकनी में खड़ा होकर आसमान की तरफ देख रहा होता है और कहता है, मुझे भी सबने वैसा ही बना दिया ना, जैसा मैं कभी नहीं बनना चाहता था। बिल्कुल खोखले दिल वाला। हमेशा से जैसे लोगों पर हंसी आती थी कि जो बिजनेस के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे, और मैं भी उसी रास्ते पर निकल पड़ा हूँ। इन सब में मैं खुश तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे मॉम डैड बहुत खुश होंगे, और उनकी खुशी के लिए और शायद इससे औरों का भी भला हो जाए, उसके लिए यह भी सही है। रोशनी बालकनी में खड़ी होती है। तभी हल्की ठंड की वजह से वह खांसने लगती है। उसके खांसने की आवाज़ से ठीक उसके बगल वाली बालकनी में खड़ा अभिमन्यु उसकी तरफ देखने लगता है। दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। रोशनी अभिमन्यु की आंखों में देखकर उससे सवाल कर रही होती है कि मैं आपके शब्दों पर भरोसा करूं या आपकी जो आंखें कहती हैं उस पर। और इस सवाल पर अभी की आंखें जैसे जवाब देती हैं, तुम्हें जो सही लगता है वह करो, क्योंकि मैं किसी तरह की कोई बात नहीं कहूँगा। जो कहना था, जो बताना था, वह सब कुछ मैं कह चुका हूँ। अब मैं सिर्फ और सिर्फ करूँगा। अभिमन्यु अपने ऑफिस की किसी मीटिंग के लिए जा रहा होता है। तभी वह अचानक से रुक जाता है और कुछ कदम पीछे जाता है, और स्टाफ के एरिया में वह रोशनी को बैठे हुए देखता है। उसे वहां बैठा हुआ देखकर वह काफी हैरान होता है। वह तुरंत उसके पास जाता है और थोड़ी नाराजगी से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें अगर मुझसे कुछ बात करनी थी तो तुम मुझसे घर पर भी बात कर सकती थी ना। इस तरह से ऑफिस में आने की क्या जरूरत है? रोशनी कुछ कहती उससे पहले ही एक एम्प्लॉय वहां पर आता है और कहता है, सर ये रोशनी जी हैं। वह हमने जिस कंपनी को कुछ दिन पहले टेक ओवर किया है ना, उनके यहाँ से एम्प्लॉय आई हैं। अकाउंट सेक्शन में है ये, और भी कुछ एम्प्लॉय आए हुए हैं। तो सबको उनका काम दिया जा चुका है। इन्होंने लेट ज्वाइन किया है, तो बस उनके भाई पेपर्स रेडी हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ वेट कर रही हैं। इनका काम इनके ऑफिस में बहुत अच्छा ही रहा है। इन्होंने कुछ ही दिन काम किया है, बट कंपनी ने रिकमेंड किया है इनको। अभी कुछ भी नहीं कहता और वहां से चला जाता है। रोशनी कुछ सोचने लगती है। तभी वह एम्प्लॉय कहता है, यह हमारी कंपनी के सीईओ हैं। बहुत अच्छे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से थोड़े गुस्से में रहते हैं, इसलिए अपना काम बिल्कुल सही से करना, ठीक है? रोशनी अपना सिर हाँ में हिला देती है। रोशनी अपनी डेस्क पर बैठी हुई अभी की बातों के बारे में ही सोच रही होती है। उसका ऐसा रूखा बिहेवियर समझने की कोशिश कर रही होती है। उसके साथ साथ उसे वरुण का भी डर सता रहा होता है कि कहीं वह अभिमन्यु को कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। वो अपने आप से कहती है, अभिमन्यु सुन भी तो नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं वह। वरुण बहुत खतरनाक है, वह कुछ भी कर सकता है। मैं क्या करूं, किससे बात करूं? आंटी ने भी तो उसका सपोर्ट कर दिया है, और अभिमन्यु किसी की नहीं सुनने वाला। समीर, हाँ, समीर है ना, वह समझा सकता है।
अभिमन्यु को। मैं आज ही टाइम निकाल कर समीर से मिलती हूँ और उनसे बात करती हूँ। वह जरूर मेरी बात को समझेंगे और फिर वह अभिमन्यु को समझाएंगे भी। रोशनी के हाथ पैर यही सब सोचकर कांप रहे होते हैं। सामने उसके कंप्यूटर खुला हुआ होता है, लेकिन उसका ध्यान उस पर नहीं होता है। वो, हेलो, इतना भी कुछ मुश्किल नहीं है जो तुम इस तरह से कांप रही हो। रोशनी को एक अनजानी आवाज़ सुनाई देती है। वह पीछे पलटकर देखती है तो एक लड़का खड़ा हुआ होता है। उसने फॉर्मल शर्ट और पैंट पहनी हुई होती है और एक कोट भी पहना होता है। बाल भी ऊपर की तरफ सेट किए होते हैं। चेहरे पर एक सौम्य मुस्कुराहट होती है। रोशनी हैरानी से उसको देख रही होती है तो वह वापस से कहता है, ऐसा क्या सोच रही हो, इतना क्या घबरा रही हो कि हाथ पैर पूरे कांप रहे हैं और पसीने से पूरी भीग गई हो। अचानक ही रोशनी का हाथ उसके सिर पर चला जाता है और वह काफी पसीने से भीगी हुई होती है। वह अभी भी अपने चेयर पर बैठी उसको देख रही होती है। वह लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, इतना तो रिस्पेक्ट कर सकती हो कि मेरे आने पर खड़ी होकर मुझे रिस्पेक्ट दो। रोशनी तुरंत हड़बड़ाते हुए खड़ी होती है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, अरे रिलैक्स, तुम पहले से घबराई हुई और मेरी बातों से लगता है और घबरा गई। वैसे मेरा नाम कुशल है और मैं भी अकाउंट डिपार्टमेंट में ही हूँ। तुमसे थोड़ा सा सीनियर पोस्ट पर हूँ और इस कंपनी में मैंने कुछ दिन पहले ज्वाइन किया है, तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें थोड़ी सी घबराहट हो रही होगी। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ सभी इंसान ही हैं, जैसे तुम्हारी पहले कंपनी में थे। तो रिलैक्स होकर काम करो, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो किसी से पूछ लो। सभी लोग बहुत ही फ्रेंडली हैं। हमारी जो मैम है रितु मैम, उनका एक ही मोटो है कि सभी के ऑपरेशन से ही कोई कंपनी बड़ी बनती है, इसलिए वह सबकी वैल्यू करती हैं। ओके, सो रिलैक्स। रोशनी अपना सिर हाँ में हिला देती है। कुशल कहते हैं, वैसे तुम सोच रही होगी ये कौन है जो इतना बोलता है। तो सॉरी, वो क्या है कि तुम्हें मोटिवेट करने के लिए मैंने इतना ज़्यादा बोल दिया। रोशनी के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है और वह वापस से अपना सर हाँ में हिला देती है। कुशल कहता है, लगता है तुम्हें बोलना पसंद नहीं है। रोशनी वापस से हाँ में हिलाती है। तो कुशल कहता है, लगता क्या नहीं पसंद है। रोशनी अपना सिर ना में हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुशल कहता है, थैंक गॉड, कुछ तो बोला तुमने। चलो कोई बात नहीं, हमारे बॉस अच्छे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा समय बात ही करते रहें। तुम काम करो और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरी डेस्क बगल में ही है, तुम पूछ सकती हो। रोशनी फिर सिर हिला रही होती है, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए ओके कहती है। कुशल थम्स अप देते हुए कहते हैं, वेरी गुड। वो वहां से चले जाता है। रोशनी अपनी चेयर पर बैठ जाती है और वहां रखे पानी को पी लेती है और अपने आप से कहती है, रोशनी, यहाँ के लोग भी तुझे नोटिस कर रहे हैं कि तू किस तरह से बेमतलब की बातों में उलझी हुई है। चुपचाप से अपना ध्यान अपने काम पर लगा। तुझे अपने लिए कुछ करना है। भले ही वर्मा अंकल साथ नहीं है तेरे अभी, लेकिन उन्होंने जो बात कही है तुझे वह याद रखनी है। तुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है ताकि तू अपने बच्चे को अच्छी लाइफ दे सके, और यही एक ऑप्शन भी है जिससे वह तेरे पास आ सकता है। तो बाकी बातों को बाद में सोच लेना, अभी काम कर। अभिमन्यु अपनी कार ड्राइव कर रहा होता है, तभी उसका फोन बजता है। वह देखता है तो कोई अननोन नंबर से कॉल आ रहा होता है, तो बस कॉल को इग्नोर कर देता है। लेकिन फिर दोबारा भी कॉल आने लगता है तो अपनी कार को साइड करता है और कॉल रिसीव करता है। अच्छा हुआ जो आपने कॉल रिसीव कर लिया, वरना मुझे तो लगा था कि शायद आप नहीं करेंगे। उधर से आवाज आती है। कौन बात कर रही है, अभी पूछता है। मैं मीना बोल रही हूँ, वरुण साहब के घर से। वह हमारी मुलाकात हुई थी ना, वह मॉल में ईशान बाबा के साथ। मीना जी कहती हैं। ईशान का जिक्र होते ही अभी थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, हाँ कहिए ना, लिटिल मास्टर ठीक तो है ना। हाँ हाँ, ईशान बाबा बिल्कुल ठीक है। वह कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे, इसीलिए मैंने आपको फोन किया है। मीना जी थोड़ी घबराई हुई सी कहती हैं। अभी कहता है, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या। मीना जी कहती हैं, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं घबराई हुई नहीं हूँ। मैं सबसे छुपकर फोन कर रही हूँ ना, तो बस इसलिए थोड़ी जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। अभी कहता है, तो कहिए क्या बात है। मीना जी कहती हैं, वह बात दरअसल यह है कि मुझे पता चला है कि रोशनी आपके साथी है और आप उसकी मदद करने वाले हैं। तो मैंने बस यह कहने के लिए फ़ोन किया है कि अगर आपको किसी तरह की कोई मदद की ज़रूरत हो ना, तो आप मुझे कहिएगा।
क्योंकि मैंने सब कुछ देखा है कि किस तरह से इन लोगों ने उस बेचारी बच्ची का शोषण किया है और कितनी उसे तकलीफ हुई है। मैं सब में आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। अब मन्नू ये सुनता है तो उसे बहुत ही अजीब लगता है। वह कहता है, आप वहाँ काम करती हैं और आपको डर नहीं है कि अगर उन लोगों को पता चलेगा तो फिर आपके साथ वह लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा मुझे नौकरी से निकाल देंगे, नहीं तो मेरी जान ले लेंगे। क्या फ़र्क पड़ता है? कम से कम किसी को न्याय तो मिल जाएगा ना। और अगर किसी के लिए कुछ कर दो, किसी के जीवन में खुशियाँ आ जाएं, तो जीवन सफल हो जाएगा। मीना जी कहती हैं। उसकी बात को सुनकर अभी कहता है, आप परेशान मत होइए और किसी तरह की रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कुछ भी आपकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो मैं ज़रूर आपको याद करूँगा। ठीक है ना? मीना जी कहती हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी बात करनी होगी ना आपकी मदद की, तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। वैसे आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ पूछिए, अभी तुरंत कहता है। मीना जी कहती हैं, रोशनी ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, अभी धीरे से कहता है। मीना जी कहती हैं, अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ। वह तुरंत कॉल कट कर देती हैं। अभी अपना फ़ोन साइड में रखता है और कहता है, काश रोशनी तुमने मुझसे झूठ ना बोला होता तो आज तुम अपने बच्चे से दूर नहीं हुई होती। वरुण का लॉयर उसके घर पर आया होता है और वह उसे एक लॉयर के बारे में बताता है जिसका नाम विराज रघुवंशी है। और वह एक बहुत ही बड़ा लॉयर होता है जिसका खुद का फर्म भी है और वह किसी भी तरह का मुश्किल से मुश्किल केस आसानी से जीत लेता है। वह ऐसे दलीलें और सबूत कोर्ट में देता है ना कि अपोजिशन भी कुछ देर के लिए उसकी मुरीद हुए बिना नहीं रह पाता। ऐसे केस जिसमें बिल्कुल 1 से 2% चांसेस रहे हैं, लेकिन फिर भी विराज ने उस केस को जीत लिया है। शेफाली और वरुण ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। शेफाली कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है वरुण, हम इसी लॉयर को अपने लिए हायर करेंगे। फिर देखना कि वह अभिमन्यु सिंघानिया कुछ नहीं कर पाएगा और हम इस केस को जीत लेंगे। वरुण अपने लॉयर की तरफ देखकर कहता है, हमारी उनसे मीटिंग करवाओ, हम उनसे मिलकर और आगे के लिए जो भी बातें होंगी वह कर लेंगे। उसका लॉयर सुनकर थोड़ा सा शांत हो जाता है। शेफाली कहती है, मैं जानती हूँ कि तुमसे केस लेकर किसी और को दे रहे हैं, इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। उनका लॉयर अपना सिर नामे हिलाते हुए कहता है, आप गलत समझ रही हैं। मैं इसलिए परेशान नहीं हो रहा हूँ क्योंकि अब केस किसी और के हाथ में चला जाएगा। मैं तो चाहता हूँ कि यह केस आप लोगों के पक्ष में हो, लेकिन बात यह है कि विराज रघुवंशी किसी नॉर्मल लॉयर की तरह नहीं है। उनसे मिल पाना ही मुश्किल है और वे आपका केस ले लेंगे इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। शेफाली कहती है, क्यों नहीं लेंगे? जितने इनको पैसे की डिमांड होगी हम उतने पैसे उनको दे देंगे। उनका लॉयर अपना सर नामे हिलाते हुए कहता है, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मैंने कहा, नाम का खुद का फर्म है और वो पिछले 5-6 सालों से ही इस फील्ड में है। लेकिन जब कोर्ट में बोलते हैं ना, तो फिर लगता है जैसे उसका कितना एक्सपीरियंस है। एक्चुअली उसकी फैमिली मेम्बर्स भी इसी फील्ड में रहे हैं, तो यह भी रीजन हो सकता है। शेफाली चिढ़कर कहती है, तो मैं उसकी तारीफ सुनकर क्या करूँगी जब वो मेरे किसी काम का नहीं है तो? उसका लॉयर कहता है, ऐसा नहीं है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उन तक पहुँच सकूँ और वो आपका केस लेने के लिए तैयार हो जाए। शेफाली कहती है, कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए, और अगर वह नहीं तो कोई और अच्छा लॉयर ढूंढो। वह अपना सिर हाँ में हिलाकर वहाँ से चला जाता है। वरुण कहता है, क्यों इतना पैनिक कर रही हो? कोई ना कोई लॉयर मिल जाएगा, डोंट वरी। शेफाली उसके कंधे पर सर रख लेती है और कहती है, मुझे मालूम है हम लोगों ने कितनी प्रॉब्लम सॉल्व की है साथ में, तो हम ये भी कर लेंगे। रोशनी को अब मन्नू के घर में रह रहे लगभग 15 दिन हो चुके होते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में अब मन्नू का बिहेवियर रोशनी के प्रति बिल्कुल भी नहीं बदलता है। वह उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा होता है, यहाँ तक कि उसकी मौजूदगी का भी उस पर जैसे कोई असर नहीं हो रहा होता है। वैसे तो उसने रोशनी को सख्त हिदायत दे रखी होती है कि वह किसी से भी इस घर में किसी तरह का कोई रिश्ता बनाने की कोशिश ना करे, लेकिन फिर भी वो खुद इंद्राणी जी को हमेशा ये कहता है कि वह रोशनी का ध्यान रखे और देखे कि उसे किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं हो रही है। जो रोशनी को इंद्राणी जी से पता चल ही जाता है और उसे ये बात और कंफ्यूज कर देती है कि वह एक तरफ तो उसके साथ इस तरह से रूखा व्यवहार करता है और दूसरी तरफ उसका इतना ध्यान भी रखता है। ऑफिस में भी अब मन्नू का बिहेवियर रोशनी के साथ बिल्कुल किसी एक एम्प्लॉय जैसा ही होता है।
रोशनी के ऑफिस में काफ़ी लोगों से दोस्ती हो गई होती है और कुशल से भी उसकी अच्छी जम गई होती है। दोनों एक दूसरे के साथ इतने कम समय में ही काफ़ी कंफर्टेबल हो चुके होते हैं। कुशल रोशनी को काफ़ी बातें समझाता है और उसका काफ़ी काम में हेल्प भी करता है। रोशनी अपनी डेस्क पर काम कर रही होती है, तभी कुशल वहाँ पर आता है और उसको कॉफ़ी देता है। यह देखकर रोशनी हैरान होती है और उठने की कोशिश करते हुए कहती है, सर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुशल उसको बैठने का इशारा करते हुए कहता है, रोशनी रिलैक्स, मैं तुम्हारा कोई बॉस नहीं हूँ जो मुझे इस तरह से कह रही हो। बस एक पोस्ट तो सीनियर हूँ तुमसे, और वैसे भी हम लोग दोस्त हैं तो इतनी फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। रोशनी कहती है लेकिन, कुशल कहता है, कम ऑन, इतना तो मैं तुम्हारे लिए ही कर ही सकता हूँ। चलो ठीक है, अब पीकर बताओ कॉफ़ी कैसी बनी है। वैसे सभी लोगों को मेरे हाथ की कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है, तुम्हें भी पसंद आएगी। रोशनी मुस्कुराते हुए एक सिप लेती है और कहती है, हाँ बहुत अच्छी बनी है, थैंक यू। कुशल कहता है, सच में, कहीं ऐसे ही तो दिल रखने के लिए नहीं कह रही हो ना। रोशनी कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, सच में अच्छी है इसलिए कह रही हूँ। कुशल कहता है, चलो फिर तो ठीक है। दोनों मुस्कुराने लगते हैं। अभी दोनों को इस तरह से मुस्कुराता हुआ देखता है और उसे इन दोनों को इस तरह से हंसते हुए देखकर खुद पता नहीं चलता कि उसे क्यों गुस्सा आ रहा है। वह तुरंत कुशल को आवाज़ देता है। उसकी आवाज़ इतनी तेज होती है कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ अभी की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन वह ध्यान नहीं देता कि सभी उसकी आवाज़ से उसकी तरफ देख रहे होते हैं। कुशल उसकी तरफ देखकर सीधा खड़ा हो जाता है। रोशनी भी अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। अभी वापस गुस्से से कहता है, मैंने 1 घंटे पहले ही तुमसे कुछ डिटेल शेयर करने के लिए कही थी, तुमने उसे कर दिया। कुशल को ध्यान आता है कि उस समय रोशनी आ गई थी और उसकी मदद करने में वह ये भूल गया था। वह कहता है, सर बात यह है कि, वेरी नाइस, तुम्हारा ध्यान काम से कहीं और होगा तो कैसे याद होगा। अभिमन्यु तिरछी नजरों से रोशनी की तरफ देखते हुए कड़क आवाज में बोलता है। कुशल अपनी नजरों को नीचे कर लेता है। रोशनी कहती है, इसमें कुशल सर की कोई गलती नहीं है। एक्चुअली मैंने ही उनसे हेल्प मांगी थी और वह तब से मेरी हेल्प कर रहे थे, इसीलिए वह समय से रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाए। आई एम वेरी सॉरी, गलती मेरी है। यह सुनकर रवि को और गुस्सा आने लगता है कि रोशनी कुशल का पक्ष ले रही है। वह गुस्से से अपनी मुट्ठियों को भींच लेता है और बिना कुछ बोले हुए वहां से अपने केबिन में चला जाता है। वहां जाकर वो बड़बड़ाते हुए कहते हैं, बहुत अच्छा, अब मैं अपने एम्प्लॉय को डांट रहा हूँ तो उसे भी बचाना है। बचाएंगी भी क्यों नहीं, उसका अच्छा दोस्त जो है। मुझे क्या, मैं तो बॉस हूँ। इन लोगों को काम दूंगा और फिर अगर ये लोग नहीं पूरा करें तो उसके लिए तो उनको बातें तो सुनानी ही पड़ेंगी। क्यों भाई, किसको बात सुनानी पड़ेगी। समीर वहां आता है और अभी को इस तरह से खुद से कहते हुए सुनकर कहता है। अभी उसकी तरफ देखता है और कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। समीर कहता है, वैसे तेरा मूड ऑफ तो लग रहा है। अभी अपना चेहरा बनाते हुए कहता है, नहीं मेरा कोई मूड ऑफ नहीं है। समीर उसका चेहरा देखकर मुस्कुराने लगता है। तभी रोशनी वहां पर आ जाती है। रोशनी को देखकर समीर कहता है, रोशनी कैसी हो तुम। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। रोशनी मुस्कुराकर पूछती है। समीर कहता है, मैं भी अच्छा हूँ, लेकिन तुम्हारे बॉस का मूड ऑफ लग रहा है। रोशनी अभी की तरफ देखने लगती है। समीर कहता है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक काम करते हैं, मस्त काफ़ी मंगवाते हैं, तीनों लोग बैठकर यहाँ पर पीते हैं और तुम्हारे बॉस के गुस्से को शांत करते हैं। क्यों। रोशनी कुछ कह रही होती है तो अभी रोशनी की तरफ देखकर कहता है, यह हमारे साथ कॉफ़ी नहीं पिएगी, उसका कॉफ़ी पीने का पार्टनर कोई और है। रोशनी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। अभी कोई एहसास नहीं होता कि वह किस तरह से बातें कर रहा है। समीर कहता है, अच्छा ऐसा है क्या, फिर तो सॉरी रोशनी, वैसे तुम किसी काम से आई होगी यहाँ पर। रोशनी कहती है, नहीं वह तुम आए थे तो मैंने सोचा तुमसे मिल लूं। समीर कुछ बोलता है उससे पहले ही अभी रोशनी की तरफ देखकर कहता है, काम के अलावा बाकी सब चीज़ें तुमसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है क्यों। रोशनी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है तो अभी कहता है, यहाँ खड़े होकर क्या कर रही हो, जाओ जाकर अपना काम करो। ये कोई मीटिंग पॉइंट नहीं है जहाँ तुम्हें लोगों से मिलना होता है, कॉफ़ी पीनी होती है और ख़ास लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना होता है। ऑफिस है तो ऑफिस की तरह बिहेव करो। अभी थोड़ी कड़क आवाज़ में बोलता है। रोशनी को उसकी बातें बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती हैं। वह चुपचाप वहाँ से चली जाती है। समीर अभिमन्यु की तरफ देखने लगता है तो अभी कहता है,
अब तुम मुझे किसी तरह का कोई लेक्चर मत देना, क्योंकि मैं यहाँ सुनने के लिए नहीं रुका हुआ हूँ। मेरी एक मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ, तो आकर मिलता हूँ। अभी वहाँ से निकल जाता है। समीर हैरानी से अपने आप से कहता है, ये अभी को आज क्या हुआ है? ये इतना खड़ूस सा क्यों बना हुआ है? रोशनी से कैसे बात कर रहा था? जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है। कोई बात नहीं, मीटिंग से वापस आएगा फिर पूछूंगा। नेक्स्ट पार्ट।